हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अभी तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है और हमने सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, प्रैक्टिस सीरीज। आज का जो हमारा जो सेट है वो 9 है। अगर आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं तो ये आप विश्वास मानिए कि आपके मैथ में पूरे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि आपको कंसेप्ट, क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्या कंसेप्ट है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। और यहाँ से अगर आप लगातार जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप ये विश्वास मानिए कि आपका पूरे मार्क्स आना तय है मैथ में। इसके बाद हम रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो आप मेरे साथ मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ने का मौका है आपके पास। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और अगर कुछ भी है, इवन आप नेगेटिव भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप नेगेटिव भी करें, अगर आपको लगता है अच्छा है तो आप पॉजिटिव करें। मैं ये नहीं कहता हूँ, फिर भी आप अपनी सलाह, अपनी राय, अपनी फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि 9 की पावर 6 प्लस 1 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा, है ना। कि 9 की पावर 6 को यदि प्लस 1 को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया है कि ए एक्स क्या है, ए एक्स क्या लिखूं, ए एक्स प्लस 1 के पावर होल एन डिवाइड बाई ए अगर कर दूं तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 की पावर एन, अर्थात रिमाइंडर 1 आ जाता है। क्या आता है, 1 की पावर एन। डिपेंड करेगा कि वो एन इवन हो या ऑड हो, वैल्यू 1 आएगी, तो फाइनली जो होगा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 ही आता है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो ये लिखा है 9 की पावर 6 प्लस 1, इसको जब मैं 8 से डिवाइड करूँगा, आपको पता है कि किसी भी संख्या को, इस बात को समझिए, किसी भी नंबर को किसी फॉर्म में ब्रेक कर दिया जाए तो शेषफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सुनिए, किसी संख्या को किसी भी फॉर्म में ब्रेक कर दिया जाए तो शेषफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही लॉजिक लगेगा। अगर ये लाइन आपको नहीं समझ में आ रही है तो फिर नहीं आएगा। बोलो कैसे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे लिखा है 36 को मैंने 9 से भाग किया, सॉरी 8 से भाग किया, तो रिमाइंडर कितना आया, 8 चौक 32 और 4 36, रिमाइंडर 4 आया। आप कहेंगे, मैं कहता हूँ बेटा इसको 12 गुणे 4 लिख दो, 8 से भाग करो, ठीक है ना। तो 8 एकम 8 और यहाँ क्या आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ 4 आ जाएगा, और 4 चौक 16, तो 16 को, सॉरी 12 चौक 48 होता है ना, 12 तेईं 36, तो मैंने 12 गुणे 3 लिख दिया और मैंने 8 से भाग किया, तो 8 एकम 8 और रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 4 आ गया, ठीक। और 4 तेईं 12, तो 12 को मैं फिर से भाग करूंगा 8 से, तो 8 एकम 8, रिमाइंडर कितना आया, फाइनल रिमाइंडर 4 आया। आप बात समझ पाए कि नहीं पाए। इस 36 को मैं ऐसे लिखता हूँ, 20 प्लस 16 लिख देता हूँ और 8 से मैं भाग करता हूँ, तो यहाँ रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला, और यहाँ क्या मिला, 4 मिला। क्या मिला, 4 मिला। 4 प्लस 0, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपने ये देखा कि हमने एक बार गुणा किया, हमने प्लस किया। आप जैसे ही मन चाहे वैसे कर लो, लेकिन रिमाइंडर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात मैं क्यों बोला, तो ये कहूँगा कि मैं इसको लिखूँगा इस फॉर्म में। मैं 9 को लिख सकता हूँ 8 प्लस 1, ठीक है ना, पावर 6 प्लस 1 अपान 8। और आपको पता है कि जब भी आपका भाजक से छोटा होगा तो वही शेषफल होगा। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 की पावर 6 आ जाएगा, और ये क्या है, ये 1 है, ठीक। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2, यहाँ पे फाइनल जो रिमाइंडर आया वो कितना आ गया, आप कहेंगे कि जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। अब आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ यहीं से, कि जैसे इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा ना, मैंने क्या कहा कि जब 9 को मैंने 8 प्लस 1 लिख दिया, ठीक है ना, 8 प्लस 1 लिख दिया, तो आप इसको एक टर्म में और लिख सकते हैं। इसको ऐसे, पर फायदा क्या है, कुछ 9 9 81 कर दो तो 80 प्लस 1 करो तो 10 8 80, है ना। तो ए सेम हो जाएगा, इसको 10 कर दो तो तब भी कोई फायदा नहीं होगा, 80 प्लस 1 तब भी 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 2 आ गया रिमाइंडर। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे आप भाग करते हैं 15 को मैंने भाग किया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 15 को मैं 4 से भाग कर रहा हूँ, ठीक है ना। या चलो एक मिनट रुक जाओ, मैं 4 को मैं 5 से भाग करता हूँ, कर दिया। तो आप बताओ कितनी बार जाएगा,
तो 0 बार जाएगा, तो आप 0 लिखा तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। मैंने कहा ये है क्या मेरा, ये क्या है, ये भाज्य है, और ये क्या है, ये हमारा भाजक है। अगर भाज्य भाजक से छोटा है तो भाज्य ही क्या होगा, वही शेषफल आ जाता है। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए मैंने क्या बोला? मैं इस बात को कहो तो मैं इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दूं कि अगर भाज्य भाजक से छोटा है तो भाज्य ही हमारा शेषफल होता है। आप समझ पा रहे हैं नहीं बात? इसका मतलब है कि ये क्या है, भाज्य है, ये भाजक है, ठीक। अब भाज्य भाजक से छोटा है इसलिए भाज्य ही क्या होगा, शेषफल होगा। तो 1 + 1 प्लस लगा था तो 1 1 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो आप मुझे बताइए कि मैं 12 × 5 = 60 कितनी बार ले जाऊंगा, 5 बार जाएगा। 12 × 5 = 60, ठीक। 6 × 6 = और फिर आ जाएगा 12 × 5 = 60, ठीक है ना। 60 9 और 12 × 8 = 96 और प्लस 9 4 8 4 12 के 2। मैं कहता हूँ आंसर वही होगा जहाँ पे यूनिट डिजिट 2 होगा। इसका मतलब है कि 558 + 294 आ गया। आप देखिए सभी ऑप्शन के यूनिट डिजिट डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे ये जो 8 4 12 है ना, इसका यूनिट 2 आएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, समझ गए। अब ऐसा ना करो इसको कि आप इतना आ गया फिर इनको जोड़ो। अरे भाई क्यों टाइम वेस्ट करोगे, जब सबके यूनिट डिजिट अलग अलग है, जोड़ेंगे तो वही आएगा। तो मुझे पता चल गया कि आंसर यही होगा। क्लियर है बात? ये कह रहा है कि 2 की पावर 5 × 16 की पावर -2 और डिवाइड बाई 2 की पावर -3। तो मैं कहता हूँ कि 2 की पावर 5 तो लिखा ही लिखा है, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 को 2 की घात 4, और 4 लिखूंगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 2 की घात -8 हो जाएगा, और इसको 2 की घात -3 से डिवाइड करेंगे तो मुझे पता है कि इससे कटेगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। या मैं एक स्टेप और ऐसे ऐसे लिख दूँ, इसको ना कट करूँ, तो मैं क्या कहूँगा कि 2 की घात 5 × 2 की घात -8 × 2 की घात 3 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2 की मतलब कट जाएगा, 2 की घात 8 -8 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी की घात 0 क्या होता है, 1 होता है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात? ए इज़ द राइट आंसर। पर इतना लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, ये बात आप मन में करने की कोशिश करें। चलिए, आप 0.3, 0.9, 0.12 का एलसीएम क्या होगा। तो आप जानते हैं किसी दी गई संख्याओं का एलसीएम सबसे छोटी संख्या के बराबर, सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। कह रहा कि किसी दी गई संख्याएं जो 0.3, 0.9, 0.12 मतलब किसी दी गई संख्याओं का एलसीएम सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। तो आप बताइए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 0.12 है। 0.12 के पहाड़े में, तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या जो है वो 0.12, ये 12 है, ये 90 है, 0.9 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 0.9 है, ठीक है ना। 0.12 नहीं है, 0.9 है। तो इसका मतलब आंसर जो होगा या तो 0.9 होगा या 0.9 से बड़ा होगा। तो मैं कहता हूं कि 0.6 छोटा है, ये नहीं बनेगा। 0.12 छोटा है, ये नहीं बनेगा। 0.9 अगर होगा तो क्या 0.12 के पहाड़े में 0.9 आएगा क्या? 9 को आप 0.90 लिख सकते हो। आप बात समझिए मेरी। और 0.12 के पहाड़े में कभी आएगा क्या? कभी नहीं आएगा, है ना। आप इस पॉइंट पे फोकस मत करिए, 12 से 84 होता नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ये हो गया। मतलब 1.2 जो होगा आपका आंसर होगा। बस ये बात मैंने यहीं से कर ली कि किसी दी गई संख्याओं का एलसीएम सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ी, हाँ, अब आपको जो नंबर दे रखा है पहचानना आना चाहिए, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होगा इसका लगाने का, तो जैसे लिखा था 0.3, ठीक है ना, 0.9 और 0.12 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0.3 है, 0.9 है, 0.12 है, ठीक है। अब हम यहीं से इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 1 है। तो याद रखना कंसेप्ट क्या कहता है कि एक ऑपरेशन जिस नंबर के साथ परफॉर्म करेंगे वही हम सबके साथ करेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और इसके साथ भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप समझ पा रहे हैं बात को? इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा 30/100। देखिए इतना करने की जरूरत नहीं होती है। और इसको क्या लिखेंगे, 90/100, और इसको लिखेंगे 12/100। अब ये फ्रैक्शन हो गया। अब इसका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है,
ठीक है ना। और फ्रैक्शन का जब एलसीएम निकालेंगे तो अंश का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। मतलब कि एलसीएम ऑफ 23, 90 और 12, और इसका क्या करेंगे हम, HCF निकालेंगे। तो HCF ऑफ 100, 100 और 100। तो मुझे इतना पता है कि 30, 90 और 12 का जो है हमारा एलसीएम होगा वो कितना बन जाएगा, 9 दूनी 18, 180। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 90 है। तो 90 का पहाड़ा पढ़ो, 90 दूना 180, वो 12 के पहाड़े में आता, 3 के पहाड़े में आता, तो कितना हो जाएगा 180, और इसका 100 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 1.8 आया कि नहीं आया। पर आपको इतना करना पड़ेगा, डायरेक्ट कर लेने की जरूरत क्या है ये सब करने की, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, अगर आप नहीं सीखोगे टाइम नहीं बचा पाओगे, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे, जैसे आप मतलब चलो ठीक है, आपने कोई चीज़ एक बार में पूरी नहीं आती, धीरे 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 आ जाती है। जब आप मेरी सारी क्लासेस आप लगातार देखते जाएंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि लास्ट तक आपको एक एक कंसेप्ट क्या होगा, रट जाएगा अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 250 है और उनका HCF 4 है। यदि उनमें से एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या कितनी है, ये मुझे बताना है। तो देखो, दो संख्याओं का एलसीएम 520 है, यदि उनका HCF 4 है, उनमें से एक संख्या 52 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। अरे भाई ठीक है, मतलब कि आपको HCF पता है और LCM पता है, एक संख्या पता, दूसरी संख्या निकालना आपके लिए बहुत आसान है। क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर LCM इंटू क्या होता है, HCF होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट संख्या जो है हमारी वो कितनी है, उनमें से एक संख्या 52 है, क्या है, 52 है। सेकेंड संख्या मुझे निकालना है और LCM कितना है, 520 और HCF 4 है। तो 52 से कटेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 चौक 40। इससे आसान सवाल की उम्मीद आप करना ही मत, अगर ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये क्या है, फार्मूला है। नहीं भी पता है, कोई बच्चा बिगनर है, तब भी इन चीज़ों धीरे धीरे उसको क्या हो जाएगा, रट जाएगा। और आपको 40-45 मिनट क्लासेस में आप अगर पहले से पढ़ रखा तो 2x स्पीड में 20 मिनट में आप सवाल खत्म कर देंगे। मतलब डेली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 20 दिन के अंदर पूरी मैथ कंप्लीट। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। 5 रुपए का 50 पैसे से अनुपात है। अब यही 5 रुपए, चूंकि जब भी हम रेशियो लेते हैं, अनुपात नोट करके हम लिखेंगे कि जो अनुपात होता है ना, क्या होता है, अनुपात क्या होना चाहिए, एक ही कास्ट के होने चाहिए, है ना। एक ही अनुपात की राशियां एक ही जात की होनी चाहिए, अनुपात एक ही राशि का होना चाहिए, अनुपात एक ही राशि का होना चाहिए, ठीक है ना। तो 5 रुपए है, देखो इधर क्या लिखा है, पैसे लिखा है, ये 5 रुपए है, तो 1 रुपए में 100 पैसे, तो 5 रुपए में 500 पैसे। 50 से कट जाएगा तो ये 10 हो गया। इसका मतलब 10 रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। सो ऑप्शन 10 रेशियो 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आगे पीछे हो गया, खैर कोई बात नहीं, ये यहाँ होना चाहिए था, पर आपको ABCD दिख रहा है। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। देखो ऐसे सवाल जब भी आए तो ए की आय बी की आय से, किसकी, बी की आय से 40% कम है। 40% को 20 दूना 40, 20 पंचे 100, किसकी, बी की आय से अगर कम है, तो मतलब मैं कहूँगा कि ए और बी, तो बी की अगर आय 5 है तो 2 कम है, तो ए की आय कितनी है, 3 है। ये तो कह रहा है 40% को फ्रैक्शन में करेंगे तो नीचे टोटल आता है और ये आती परसेंट वैल्यू आती। मतलब कहने का, मेरी बात समझो, ये जो 40% लिखा है ना बेटा, 40%, जब इसको मैंने फ्रैक्शन में ब्रेक किया तो 2 बटे क्या लिख दिया, 5, कम है। मतलब ये जो होती है ना, ये मूल वैल्यू होती है, मूल संख्या होती है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, प्रतिशत मान होता है, याद रखना। मतलब वो संख्या 5 है, उसका 40% 2 है, ठीक। आप ऐसे भी कह सकते हो कि माना कि मतलब ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय अगर 100 है तो 40 कम 60 है, तो 20 पंचे 100, 20 3 60। वहाँ से भी आप मान सकते हो 100 करके भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, बी की आय कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 अधिक है, कितने, ए से, 3 से। तो मैं कहूँगा 100 से। 1/3 क्या होता है, 33 से 1/3%, तो कहूँगा 66 से 2/3% आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा 66 से 2/3% आएगा। ये बात आपको आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि सर नहीं आया, भाई एक ऐसे लिखा हुआ है ना,
ऐसे लिखा है 2/3 गुणे 100 लिखा है, तो मैं इस 2 को मैं ऐसे इधर लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 1/3 गुणे 100। अगर 1/3 को मैंने कहा कि परसेंट में कन्वर्ट करो तो आप 100 करते हैं, तो आप क्या लिखते हैं 33 सही 1/3% लिखते हैं, तो मैं यही लिख देता हूँ कि 2 गुणे 33 सही 1/3% लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अब मैं इसको गुणा करूँगा तो 33 दूना क्या हो जाएगा 66, और ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब कि 2 सही मतलब 66 सही 2/3% आ जाएगा। आप कहेंगे ये सही, तो ये बात मैंने लिख दी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ पहले से ही आ रही होगी, अगर नहीं आ रही थी तो आप देख लीजिए, यहाँ पे यही है सब कुछ। चलो आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है, जरा ध्यान दो। कह रहा है कि सुमित की आय आर्यन की आय से 25% अधिक हो तो आर्यन आय सुमित से कितने % कम है। देखो, सुमित की आय आर्यन की आय से, मैं इसको 100 मान के करूंगा, ठीक है ना। इसको मैं क्या मान करूंगा, किसी को अगर इंटरेस्ट 100 में है तो 100 वाला देख ले। आर्यन की आय से 25% अधिक है, अगर आर्यन की 100% है तो इसकी कितनी है 125 है। रेशियो ले लेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक, तो आर्यन की आय सुमित की आय से, आर्यन की आय सुमित की आय से कितने % कम है, एक कम है किसने, सुमित से, तो क्या हो जाएगा 5 20 100, इसका मतलब हो जाएगा 20% कम है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। करा कि 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1 दर्जन बाल पेन जब बेचेगा, मतलब कि किसी वस्तु का उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत जब भी निकालते हैं तो हम सीपी पे कैलकुलेट, कितना सीपी पे प्रॉफिट हुआ इंटू 100 निकालेंगे, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट % आ जाएगा। इसका मतलब प्रॉफिट चाहिए, सीपी चाहिए, बस निकल आएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी का फार्मूला कहता है कि सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस क्या, प्रॉफिट, निकल आएगा। वो कह रहा है कि 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर, मैं कहता हूं अगर एक पेन का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है तो 12 का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 12 होगा। तो 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसका मतलब 4 का लाभ हो गया। तो वस्तु कितनी, सीपी कितना था, आप कहेंगे सर 8 था। ठीक है ना। अगर मैं ये कह दूं कि एक बाल पेन का जो सेलिंग प्राइस है 1 रुपये है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 और 12 का कितना हो जाएगा, 12। तो 12 बेचने पर 4 क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है ना। इसका मतलब 8 रुपये खरीदा था तो 12 बेच दिया तो 4 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो बस अब यहीं पे रख दो वैल्यू। 8 पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 का, तो 100 पे कितना होगा, बस हमने तो वही रख दिया। 4 प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 8 पे, तो 4 दूना 8 और 2 50 कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब 50% आएगा। सो ए इज द राइट आंसर। ओके, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। करा किसी धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। आप ये जानते हैं कि देखो, पहली बात ध्यान सुनो, किसी वर्ष मान लीजिए प्रिंसिपल है कोई, तो पहले वर्ष अगर ब्याज 48 है, कितना, 8% की दर से। ठीक है, अगर प्रिंसिपल निकालना होता तब भी आप निकाल पाते कि x रुपये का 8% 48 हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे वर्ष जो होगा इसका 8% निकालेंगे और इसका भी 8% निकालेंगे, तो दूसरे वर्ष भी मूलधन का 48 मिलेगा। और इसका जब 8% निकालेंगे यहाँ पे, तो 48 का 8 है 64 के 4, मतलब लास्ट में 4 आएगा। और भी कैसे आएगा, पॉइंट में आएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूरा करने की जरूरत है ही नहीं, आप जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, 48 से बड़ा आएगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और वो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। और 8 है 64, इन्हों डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सवाल पूरा करने की जरूरत नहीं होती है, मेरी बात समझो। करा किसी धनराशि पर, मैंने कहा कि मान लिया धनराशि पी थी, ठीक, 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का, तो पहले वर्ष का 48 है, तो पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। जब दूसरे वर्ष जाएंगे तो मूलधन पे वही 8%, तो 48 ही होगा, लेकिन आप इस पे ब्याज लग जाएगा। तो 48 का 8 है 64 के 4, ठीक है ना। इसको क्या लिखूंगा मैं, 0.08, ठीक है ना, 0.08। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आना ये भी तय है। तो 8 है 64 के 4 हासिल 6 और 8 चौक 32, 6 38, कितना 38, 3.84। तो 48 2 50 51, तो 51.84 आ गया। आप पेपर में सवाल कैसे कहते हैं, ये बात तो आपके जहन में गई। अगर आगे सवाल आएगा तो आप ऐसे लिखोगे कि 48 तो है ही, अगले साल मुझे ब्याज पे ब्याज देना पड़ेगा, तो 8% निकालेंगे तो 0.08 हो जाएगा। तो मुझे पता है कि अगर 10 वैल्यू लेता
यहाँ तो 1 से कम है, तो मतलब 8 हैं, क्या लगाएंगे, 8 हैं 64 के 4 हासिल 6 और 8 चौक 32, 6 38, 3.84, तो 48, 3 कितना हो जाएगा, 51.84 आएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब इतना बड़ा सवाल था, ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी। आगे चलते हैं। करा यदि एक बाल्टी का 3/7 भाग 1 मिनट में भर जाए तो इस बाल्टी का शेष भाग कितनी देर में भरा जाएगा, है ना। आप मुझे बताइए कि 3/7 भाग 1 मिनट में भरा जा रहा है। 3/7 से क्या समझते हैं आप, 3/7 भाग 1 मिनट में भरा जा रहा है, ठीक है ना। मतलब बाल्टी की जो क्षमता है ना वो कितनी है टोटल, इस 3/7 से आप क्या समझ रहे हैं। तो आप कहेंगे सर बाल्टी की क्षमता 3 है और भरी कितनी है बाल्टी, तो आप कहेंगे सर बाल्टी 3 भरी हुई है। 7 में से 3 भरी, आधी भी नहीं भरी है, मतलब आधी बाल्टी नहीं भरी है तो 1 मिनट लग गया। वो कह क्या रहा है कि इस बाल्टी का शेष भाग कितनी देर में भरा जाएगा। तो मैं ये कह दूं, मैं ऑप्शन से देख के ऐसे ही बता दूंगा, 7 में से 3 भरा है तो शेष भाग कितना हो जाएगा, जो शेष भाग होगा, शेष जो भाग होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे 4/7। बताओ भाई 4/7, बताओ कि 3/7 मतलब कि 7 में से 3 भाग भरने में अगर 1 मिनट लगा, 1 मिनट लगा, मतलब आधी से कम भरने में, यहाँ पे आधी से ज़्यादा भरने की बात हो रही है, इसका मतलब 1 मिनट से जस्ट ज़्यादा जाएगा। तो मैं ऑप्शन से कह सकता हूँ कि जैसा भी होगा ये 2 मिनट है, 2 मिनट कभी नहीं लगेगा, इनमें से कोई नहीं हो सकता। 4/3 आएंगे, 4/3 आएगा, ये 1 से जस्ट ज़्यादा है, 1 से जस्ट ज़्यादा है। क्लियर है बात। अब आपको मैं समझा देता हूँ कैसे, मतलब 3 भरने में 1 मिनट लग रहा है तो पूरा भरने में कितना मिनट लगेगा। तो मैं ये कहता हूं 4 भाग भरने में कितना लगेगा, तो 3 भाग भरने में 1 मिनट लग रहा है ना, 1 मिनट लग रहा है, ठीक। तो 4 भाग भरने में, अरे भाई शेष कितना है, 4 है 7 में से, तो 1 भाग, तो 4 भाग की जब मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/3 × 4 क्या हो जाएगा, मिनट आ जाएगा। क्या आएगा, मिनट आएगा। तो क्या हो जाएगा, 4/3 मिनट आंसर आ जाएगा। मतलब बहुत हल्का सवाल है, ऐसा नहीं कि कुछ था, आप चाहते तो ओरल भी कर सकते थे, लेकिन सवाल समझने की बात है, अगर आपको समझ में आना चाहिए। कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण परिमाप क्या होगा। समचतुर्भुज में प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसके सभी कोण क्या होते हैं, नहीं, सभी भुजाएं समान होती है, सभी कोण समान नहीं होते हैं, ठीक है ना। और ये अब हम कहेंगे इसके विकर्ण एक दूसरे को इक्वल एंड 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो मतलब ये इसको बराबर कट करेगा और ये इसको बराबर भागों में कट करेगा। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये 8 है तो इसका मतलब ये 4 होगा और ये क्या होगा, 4 होगा। ये 6 है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा। 90 पे कट करते हैं तो 3 4 ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 5 ये होगा, 5 ये होगा, 5 ये होगा, क्योंकि रोम्बस के सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो 5 चौक 20, सो बी इज द राइट आंसर। ओके, मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण नोट करके मैं एक बात लिखना चाहता हूँ, क्या कि समचतुर्भुज, जिसे हम रोम्बस कहते हैं, समचतुर्भुज के सभी विकर्ण के सभी नहीं के विकर्ण एक दूसरे को इक्वल, मतलब क्या कहेंगे हम, बराबर एवं 90 डिग्री पर कट करते हैं, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी लगा दिया मैंने। तो बस हमने यहाँ 90 हो गया, तो ये 3 4, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और हमने 3 4 5 ट्रिपलेट लगाया तो ये 5 मिल गया, तो 5 5 5 सब हो गया, 5 चौक 20 हो गया। कुछ भी नहीं करना है, आप ओरली कर लेंगे सवाल। ज्योमेट्री तो बहुत आसान है। आगे चलते हैं। ए तथा बी एक व्यवसाय में साझेदार है। ए पूंजी का 1/8 भाग 8 माह के लिए लगाता है तथा बी व्यवसाय के अंत में लाभ का 3/4 भाग प्राप्त करता है, ठीक है। बी की राशि व्यवसाय में कितनी अवधि के लिए थी, ठीक। बढ़िया सवाल है। आप ये जानते हैं कि जो हमारा लाभ होता है वो लाभ जो है वो पूंजी इनटू टाइम पे निर्भर करता है। आपने कितनी पूंजी लगाया और कितने समय के लिए लगाया, इस बात पे निर्भर करता है। मतलब कहने का है कि ये था भी एक व्यवसाय में साझेदार है, दोनों लोग मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए पूंजी का 1/4 भाग, मतलब ए जो है
पूंजी का 1/4 भाग, मतलब 4 में से 1 भाग लगाता है। मैं कहता हूँ 1/4 भाग कितने महीने के लिए लगाता है? 8 महीने के लिए लगाता है। तो ये क्या हो गया? ये लाभ हो गया। क्या हो गया बेटा? ये लाभ हो गया। ठीक, इसका मतलब है कि 3/4 भाग जो बचा है ना, वो 3/4 भाग x महीने के लिए कौन लगाता है? इसको तो ये भी लाभ है, ये a लगाया और ये किसने लगाया? ये b ने लगा दिया। ठीक है ना। तब उनके लाभ का अनुपात कह रहा है तथा b के व्यवसाय के अंत में लाभ का 3/4 भाग प्राप्त करता है। 3/4 भाग प्राप्त करता है तो ये कितना करेगा? 1/4। टोटल लाभ कितना था? 4, 4 में 3 इसको प्राप्त हुआ, 4 में से 1 इसको प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है हम डायरेक्ट भी इस बात को ऐसे कर सकते थे और यहाँ से ये कट कर दें तो हम ये कहेंगे और 3 से 3 कट गया तो 8/x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 8। इसका मतलब है कि जो बी ने व्यवसाय कितने अवधि के लिए लगाया था? तो आप कहेंगे सर ए 8 महीने के व्यवसाय, 8 महीने के लिए व्यवसाय में अपना धन लगाया था। ठीक है ना। जैसा उसने कहा था एज इट इज कर दिया, आपको वो बात पता होनी चाहिए। मतलब हमने यहाँ पे पूंजी लगाई और ये क्या लिखा? मतलब कि इन्वेस्टमेंट है और ये क्या है? ये टाइम है। और आप जानते हैं कि पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय क्या है बेटा? लाभ होता है। पूंजी इंटू समय क्या होता है? लाभ होता है। आपने 10,000 रुपये लगाया और 5 साल बाद तो जो भी आप होगा वही क्या होगा? उस दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा? लाभ। आपने 10,000 रुपये लगाया, 1 लाख रुपये लगाया, दोनों लोग बराबर तो लाभ नहीं लोगे ना, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपने कितने समय के लिए लगाया और कितनी पूंजी लगाया। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको मतलब कि पार्टनरशिप के सवाल है, कोई भी चैप्टर में डाउट है, अच्छे सवाल करना है तो हमारी आप जाइए। हमने यूपीएसआई चैप्टर वाइज और रेलवे की चैप्टर वाइज सीरीज पढ़ा दी है, आप वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को वहाँ पे डाल रखा है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि यदि आधे घंटे में 4 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी तय की जाए तो मीटर पर सेकेंड में चाल क्या होगी? आप समझ रहे हैं? आधे घंटे मतलब 30 मिनट में, किसमें? 30 मिनट में 4 किलोमीटर 500 मीटर, मीटर पर सेकंड में चाल बतानी है। ठीक है ना। तो 4 किलोमीटर 500 मीटर कितना हो जाएगा? 4500, वो भी कितना होगा? मीटर। और सेकंड में बात करेंगे तो 30 था, इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिनट किस में हो जाएगा? सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये दोनों जीरो यहाँ से कट जाएगा तो 3 15 45, 3 दूना 6 और 3 5 15, तो कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड चाल होगी, क्योंकि हमने क्या किया कि डिस्टेंस अपान क्या कर दिया? डिस्टेंस अपान टाइम। तो हमें क्या लगेगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। कराया कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी? 4/5 किलोमीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेगी? तो आप ना इस किलोमीटर की दूरी है ना, 4/5 किलोमीटर की दूरी से 4/5 से क्या समझते हैं? 4/5 जब किलोमीटर लिखा, मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ, आप आसान हो जाएगा, चीजें समझो। तो 4/5 से क्या अभिप्राय है? ये किलोमीटर लिखा, इसका मतलब है कि 5 में से 4 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है ना। तो 5 में से 4 किलोमीटर तय कर रहा है। तो मैं कहूँ कि अगर 5 की वैल्यू 1000 है, कितना है? 1000 है, तो 5 दूना 10, इसका मतलब मैंने 200 से गुणा किया। तो मैं इसको 200 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 800। कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ये कि 800 मीटर की दूरी, अब हमने क्या कर लिया? मीटर की दूरी कर लिया। अरे भैया 4/5 1 से कम है, अर्थात 1 किलोमीटर से कम है, तो कितना है? 800 मीटर कर लिया। अब मीटर पर सेकेंड, इसको 45 लिखा है ना, इसको मैं 5/18 से गुणा करूंगा, 18 ऊपर चला जाएगा तो ये किस में हो गया? यह भी चाल हो गई मीटर पर सेकेंड में, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो गई, क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई, और ये क्या हो गई? स्पीड हो गई, है ना। तो हमें क्या मिलेगा? टाइम मिल जाएगा, वो भी कैसे आएगा? डायरेक्ट सेकंड में आ जाएगा। ठीक है ना। तो 9 दूनी 18 और 9 5 45, 50 25 है ना। चलो ठीक है। तो 5 16 80, 5 16 80, 160 ये कट गया। और 5 से 5 दूना 10, सॉरी 5 3 15, 1 16, 5 दूना 10, 32 दूना कितना हो जाएगा? 64 सेकेंड आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताओ भाई, बताओ। मतलब मैंने क्या किया ना कि आप जब भी, मैंने आपको बताया है कि जब चाल या तो मीटर पर सेकंड में होगी या तो किलोमीटर पर आवर में होगी। ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने क्या किया? निकाल लिया, हमें 64 सेकंड मिल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 4.5 इंटू 4 प्लस 24 का क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 21। क्वेश्चन मार्क मतलब का मान क्या होगा? तो का पहले इसके साथ ये सॉल्व होगा। ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, ये 4.5 है और
4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 18 24 कितना होगा, तो 20 10 3 38, तो 40 तो 42, 42 का कितना होगा, 21 बनेगा, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब आप समझो मेरी बात को, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो मैं कहूँगा 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलेगा, 18, और ये कितना मिलेगा बेटा, 24 मिल जाएगा। ठीक, का मीन्स गुणा, और ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 21, ठीक है ना। तो 20 10 30 38, 38 तो 40 दो 42, 42 इंटू एक्स बराबर कितना हो गया, ये हो गया। आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, एक्स का मान मुझसे पूछा है ना, मतलब क्वेश्चन मार्क का 1/2 कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा। यहाँ पे एक ही मिसिंग बेटा ये है ना कि ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, ये होना चाहिए, पता है क्या, ये होना चाहिए परसेंट, तो हमारे ऑप्शन से आंसर बन जाएगा। देखो इसका मतलब ये कह रहा है कि, अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे परसेंट लगा दिया, ये क्या कर दूंगा, परसेंट लगा दिया, मतलब 42 का x% 21 है, 42 का x% 21 है, तो 42 का 100% कितना होगा, 42 हो जाएगा। लेकिन उसका चूंकि 42 का कितना है, आधा है 21, तो मैं कहूँगा कि x जो है 42 का 50% ही क्या है, ये है, तो यहाँ पे x का मान जो होगा वो 50% आ जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक यही होगा, का x%, यहाँ पे होना चाहिए x% 21 है, तभी बनेगा, और ऐसे ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा, 42 गुणे x% को मैंने x/100 लिख दिया, और क्या लिख दिया, 21 लिख दिया। तो मुझे पता है कि 21 दूना 42 और 2 50 100, तो x बराबर जो आएगा वो 50, वो भी किस में आ जाएगा, परसेंट में आ जाएगा, मतलब कि x% का मान मैंने जो x माना है तो 50 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पर करेक्शन करना पड़ेगा, ये टाइपिंग में कहीं एरर है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पाई आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, ठीक है, और प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो आपसे ये पूछ रहा है कि मानव शरीर में कितना भाग ना तो अस्थियों का बना है और ना ही त्वचा का। इसका मतलब जो टोटल भाग है ना वो कितना है, 1 है ना। तो इसमें से अस्थियों त्वचा से निकाल दो, तो मैं कहता हूँ कि 1/6 और 1/10 ये दोनों भाग क्या हैं, अस्थियों और त्वचा से मतलब बने हैं, बाकी इतना भाग नहीं बना है, तो मैं यहीं से कह दूंगा। तो आप चाहो तो एलसीएम ले लो, फिर भी कह सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा कि 1/-, ठीक है, यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आएगा, 30 आ जाएगा, 30 आएगा, तो 6 पंचे 30 और 10 3 30, तो हाँ 5 3 8, तो 1 - 8/30, तो 2 चौको 8, 2 15 30, 15 - 1 क्या हो जाएगा, 11/15 कितना हो गया, 11/15। इसका मतलब 11/15 भाग जो है इस पूरे में वो अस्थियों त्वचा से नहीं बना है, बाकी मतलब कहने का कि मांसपेशियों से और हार्मोन एवं एंजाइम से बना हुआ है, ठीक है ना, हार्मोन एवं एंजाइम से बना हुआ है। आगे चलते हैं। तो आई होप कि सवाल हमारे फिनिश हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर अच्छा लगा तो आप शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिए। आप सभी को थैंक यू सो मच।